हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग का जो बीकॉम सेमेस्टर 6 का एग्जाम था ये फिनिश हो चुका है। और जो अब हम लोग का नेक्स्ट सेमेस्टर है सेमेस्टर 7, इसके प्रिपरेशन में हम लोग को लग जाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इसके प्रिपरेशन को स्टार्ट भी कर चुके होंगे, क्योंकि हम लोग को ये अच्छे से पता है कि जैसे ही बीकॉम सेमेस्टर 6 का रिजल्ट आएगा इसके कुछ ही दिन बाद बहुत कम टाइम दिया जाएगा और उसके बाद सेमेस्टर 7 का एग्जाम ले लेगा। आज की इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 7 में जो कुछ पेपर पढ़ना है इसको देखेंगे। उसके बाद जो पेपर है हम लोग को एग्जैक्टली इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या कुछ हम लोग इस टॉपिक में सीखेंगे, ये सब चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे टोटल पेपर का बात करें तो यहाँ पर भी ठीक उसी तरह से 5 पेपर हम लोग को पढ़ना है जिस तरह से सेमेस्टर 6 में था। मतलब 4 पेपर जो हम लोग का मेजर ग्रुप से होगा। ठीक है, मेजर ग्रुप जो है इसमें मेजर पेपर हम लोग का 4 होगा और एक पेपर माइनर होगा। माइनर यहाँ पे जो हमारा पेपर होगा ये कॉमर्स ग्रुप से रहेगा। माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन का मतलब हो गया कॉमर्स वाले ग्रुप से एक पेपर हम लोग को पढ़ना रहेगा। ठीक है, सबसे पहले अगर मेजर पेपर को देखें तो यहाँ पे पहला मेजर जो होगा ये मेजर 16 होगा, जिसमें हम लोग को पढ़ना होगा इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में। सेकंड पेपर जो होगा ये ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड है। ठीक है, थर्ड पेपर जो है ये फिनेंशियल मैनेजमेंट है। और फोर्थ पेपर जो है हमारा मेजर सॉरी ये मेजर 19 जो हो जाएगा। ठीक है, मेजर 19 यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेसेस के बारे में। ठीक है, तो ये 4 हम लोग को मेजर पेपर पढ़ना है। एक पेपर जो माइनर है ये जो हम लोग सेमेस्टर 1 में 4 पेपर का ग्रुप जो सेलेक्ट किए थे उसी का फोर्थ पेपर यहाँ पे हम लोग को पढ़ना होगा। ठीक, एग्जाम पैटर्न सेम उसी तरह से होगा जिस तरह से अभी तक रहा है, मतलब 25 मार्क्स का इंटरनल और 75 मार्क्स का एक्सटर्नल या फाइनल एग्जाम। ठीक है, अब हम लोग चारों पेपर को थोड़ा देखते हैं कि इस पेपर में एग्जैक्टली हम लोग को पढ़ना क्या है, क्या कुछ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले अगर फर्स्ट पेपर का बात करें मेजर 16 जो कि है इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसमें इंटरनेशनल बिजनेस में कौन कौन सा ट्रेड प्रैक्टिसेस हम लोग को देखने के लिए मिलता है, कौन कौन सा यहाँ पे प्रैक्टिस यूज किया जाता है ट्रेडिंग का प्रैक्टिसेस, वो सब चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, अगर इसके ऑब्जेक्टिव का बात करें तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इस पेपर के थ्रू हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस के नॉलेज के बारे में सीखेंगे, जो इसका कोर बॉडी है उसके बारे में। द कोर्स वुड इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू द इंटरनेशनल ट्रेडिंग। इंटरनेशनल ट्रेडिंग से हम लोग को इस पेपर के थ्रू इंट्रोड्यूस होंगे। एंड इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का इन्वायरमेंट है इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। and also create awareness about emerging issues such as outsourcing and sustainable development in context of international businesses। जो इंटरनेशनल बिजनेस के कंटेक्स्ट में हम लोग को इश्यूज देखने के लिए मिलता है आज के डेट में। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस में हम कैसे सस्टेन करें। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा हो इंटरनेशनल बिजनेस में, ये सब कुछ हम लोग इस पेपर में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर यूनिट 1 का बात करें तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस। जो हमारा फर्स्ट यूनिट होगा यह है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस। देखो, इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब होता है जब दो देश के बीच में, ठीक है, जब दो देश के बीच में, दो कंट्री के बीच में जो बिजनेसेस होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, जब दो या दो से अधिक देश के बीच में व्यापार होता है, ठीक है, जैसे सामान का खरीदी हो रहा है, बिक्री हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम मान के चल रहे हैं, भारत से क्या कर रहा है, अमेरिका जो है, अमेरिका अगर इंडिया से चाय परचेज कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनेशनल बिजनेस का एक एग्जांपल है। अगर कोई बाहर का कंपनी, कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आके कोई प्लांट लगा रही है, फैक्ट्री लगा रही है, तो ये इंटरनेशनल बिजनेस इसी को बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब हो गया ऑल कमर्शियल ट्रांजेक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। ठीक है, जो कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन दो या दो से अधिक देश के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेसेस। ठीक है, देखो अब यहाँ पे फिर हम लोग को पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, जो हमारा अ, एक दूसरे के एक दूसरे जो एक दूसरा देश होता है, ठीक है, एक दूसरे देश के साथ हम लोग जो अपना बिजनेसेस करते हैं उसके लिए जो हमारा बाउंड्री होता है, ठीक है, डोमेस्टिक बाउंड्री जो होता है, इसके बैरियर को जो हम लोग हटा देते हैं। ठीक है,
जो हमारा डोमेस्टिक इकोनॉमी का अपना बाउंड्री होता है, इस बैरियर को जब हम लोग हटा देते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये सब चीज हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट होता है इंटरनेशनल बिजनेसेस में। ठीक है, ग्लोबलाइज देखो, इंटरनेशनल बिजनेस कहने का मतलब हो गया केवल ट्रेडिंग का बात करता है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन जो है ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया कि प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इंटर कनेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया पूरी दुनिया को एक ही मतलब इकोनॉमी के जैसा जोड़ना। ठीक है, एक दूसरे से जोड़ना। ठीक है, जहाँ पे हम लोग सामान एक दूसरे से खरीद बिक्री करें। ठीक है, अपना जो इंफॉर्मेशन है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, अपना कल्चर जो है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये चीज हमारा होता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन का इंटरनेशनल बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, ये सब चीज हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट विद डोमेस्टिक बिजनेस। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस में क्या डिफरेंस है, कॉम्प्लिकेसिटी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हम लोग को देखने के लिए मिलता है, इंटरनेशनलाइजेशन का जो डिफरेंट स्टेजेज है। ठीक है, जैसे एफडीआई वगैरह ये सब है। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, ये सब चीज के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस में अगर हमको एंट्री करना है, मान लो हमको फॉरेन में जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, फॉरेन में हम अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो क्या क्या स्टेज होता है। ठीक है, कैसे किस किस तरह से हम लोग एंट्री कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, ये सब चीज के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। सेकेंड यूनिट जो ये इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। देखो, इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो सारा फैक्टर हम हमारे डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब हो गया इंटरनेशनल बिजनेस को इम्पैक्ट करने वाला सारा फैक्टर, इसी को हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट में मेन जो फैक्टर होता है ये पॉलिटिकल फैक्टर होगा। ठीक है, दोनों देश के बीच में राजनीतिक पॉलिटिकल रिलेशन कैसा है, लीगल सिस्टम दोनों देश का कैसा है। मान लो इंडिया कोई ऐसा कंट्री, ठीक है, जिसका अपना लीगल प्रोविजन ये ऐसा लॉ में वहाँ लिखा हुआ है कि बाहर से हम कोई सामान खरीद ही नहीं सकते, बेच ही नहीं सकते, हो सकता है ऐसा एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये सबका जो लीगल हमारा लीगल मैटर होता है, लीगल सिस्टम होता है, पॉलिटिकल रिलेशन जो दोनों देश के बीच में होता है, दो इकोनॉमी के बीच में होता है, इसका क्या रोल होता है इंटरनेशनल बिजनेस पे, ये सब चीज हम लोग को समझना है। सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस का सोशल और कल्चरल इन्वॉल्वमेंट जो होता है ये क्या होता है, ये सब चीज हम लोग समझेंगे। इम्प्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट फॉर इंटरनेशनल बिजनेसेस, इम्प्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट फॉर इंटरनेशनल बिजनेसेस। ठीक है, जो हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है इसका इंटरनेशनल बिजनेस पे क्या इम्प्लीकेशन होता है, क्या इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर ऑन इंटरनेशनल बिजनेसेस। ठीक है, आज के डेट में जो हमारा टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, इससे इंटरनेशनल बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट है, बढ़ रहा है या घट रहा है, ये सब चीज हम लोग को यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, सेकंड यूनिट पे। तो होपफुली कुछ कुछ ये समझ में आ रहा होगा तुम लोग को टॉपिक कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। थर्ड यूनिट जो हमारा यहाँ पे है यह है इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इसमें हम लोग को डिफरेंट थ्योरीज जो है इंटरनेशनल ट्रेडिंग से रिलेटेड, जैसे थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि हम इंटरनेशनल ट्रेडिंग करके, ठीक है, फॉरेन के साथ हम अपना गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करके एग्जैक्टली हमारे देश को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो हमारा थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज है, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज है, फैक्टरी प्रोपोर्शनल थ्योरी है। ठीक है, ये सब चीज के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, फिर रीजनल इकोनॉमिक इंटरेक्शन एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा रीजनल इकोनॉमिक इंटरेक्शन है। ठीक है, जैसे मान लो एक हमारा जैसे नॉर्थ अफ्रीका हो गया। ठीक है, ये यूरोप से इसका कैसा रिलेशन है। ठीक है, यूरोपियन कंट्री का एशियन कंट्री से कैसा, मतलब जैसे यूरोपियन कंट्री मतलब क्या, कोई एक रीजनल के बारे में हम बात करें, ठीक, कोई स्पेसिफिक क्षेत्र के बारे में बात करें। एशियन कंट्री मतलब कुछ स्पेसिफिक देश के बारे में बात करें, कुछ स्पेसिफिक इकोनॉमी के बारे में बात करें। ठीक है, तो रीजनल इकोनॉमिक इंटरेक्शन कैसा है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये सब चीज के बारे में भी हम लोग को यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगा। फिफ्थ यूनिट का अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग को इंटरनेशनल फिनांस एंड कंटेम्प्रेरी इशूज इन इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, इंटरनेशनल फिनांस के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, अगर फॉरेन मार्केट से हम लोग को पैसा लाना है या फॉरेन मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है
तो उस ये सब चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझना है, ठीक है, कैसे हम ला सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, कितने टाइप का एफडीआई होता है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, मर्जर एंड एक्विजिशन, स्ट्रेटेजिक अलायंस, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक ऑफ एफडीआई, एफडीआई का क्या बेनिफिट्स है, क्या ड्रॉबैक है, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक्सचेंज रेट का सिस्टम जो है कैसे काम होता है, कैसे फिक्स होता है कि एक डॉलर का वैल्यू जो है 90 रुपये, 85 रुपये या 95 रुपये होने वाला है, ठीक है। कंटेम्प्रेरी इशूज इन इंटरनेशनल बिजनेसेस, आउटसोर्सिंग एंड इट्स पोटेंशियल फॉर इंडिया, ठीक है। ये सब चीज़ हम लोग को यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये हमारा टोटल 5 यूनिट है इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस में। एक मोटा मोटी तुम लोग को आइडिया आ गया हो कि क्या कुछ यहाँ पे हम लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। ये थ्योरी पेपर होने वाला है कम्प्लीटली, ठीक है। ये बिल्कुल नया पेपर है, ठीक है, इसलिए ये सब चीज़ जो है थोड़ा अभी से ही पढ़ने के लिए लग जाना होगा। नेक्स्ट अगर पेपर का बात करें तो सेकंड पेपर हम लोग का यहाँ पे ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का होने वाला है, ठीक है। ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देखो, ऑडिट का मतलब होता है एग्जामिन करना, ठीक है, किसी चीज को चेक करना। यहाँ पे जो ऑडिट का मतलब है कि ऑडिट का मतलब मेनली बुक्स को चेक करना, अकाउंट्स को चेक करना, ठीक है। देखो, हम लोग किसी भी बिजनेस में अकाउंट्स बनाते हैं तो उसका एक पर्पस होता है। जैसे मान लो हम लोग अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो उससे हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे बिजनेस में क्या प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, हमारे बिजनेस का क्या फिनेंशियल पोजीशन है, ठीक है। या तो फिर हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं तो किसी लॉ में लिखा हुआ रहता है कि आपको ये चीज करना है, तो कोई बिजनेस जो है उसके बेसिस पे अपना अकाउंटिंग करता है। ऑडिट कहने का मतलब यहाँ पे होता है कि जिस पर्पस से बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, या कोई काम किया जा रहा है, क्या वो सही सही हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट या उस जो हमारा प्रोविजन है उसी के बेसिस पे हो रहा है या कुछ इधर उधर भाग रहा है, ठीक है। ये सब चीज हम लोग को चेक करना होता है ऑडिट में, ठीक है। ऑडिट का मतलब शॉर्ट मीनिंग हम लोग समझ सकते हैं, टू एग्जामिन, किसी चीज को चेक करना। ऑडिट जो है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने का, जिसमें हम लोग ये चीज चेक करते हैं कि हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, हमारा जो अकाउंट्स है, ये ट्रू एंड फेयर व्यू हमारे बिजनेस का प्रेजेंट कर रहा है या नहीं, ठीक है। हमारे बिजनेस का सही फिनेंशियल पोजीशन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ना होगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब हो गया वो सारा प्रैक्टिसेस जिससे कोई कंपनी अपने अंदर ट्रांसपेरेंसी रखती है, ठीक है। अपना जो है किसी चीज को कंट्रोल करने का या डायरेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है, अकाउंटेबिलिटी जो फिक्स करती है, ठीक है। जो हमारा शेयर होल्डर्स होता है उसके इंटरेस्ट को सिक्योर किया जाता है, ठीक है, प्रोटेक्ट किया जाता है। इसी को हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा हम लोग समझते जाते हैं, समझ में आता जाएगा। ऑडिटिंग का मतलब मोटा मोटी थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऑडिट का मतलब होता है एग्जामिन करना। एक ऑडिट का मतलब एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन से है, ठीक है, जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जाता है, ठीक है, कि हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ये सही सही बन रहा है, इसमें कहीं कुछ फ्रॉड या कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। अगर कुछ फ्रॉड हो रहा है तो उसको वहाँ पे रोका जाता है, ठीक है। अगर कुछ मिस्टेक हो रहा है तो उसको करेक्ट किया जाता है। तो ये ऑडिटिंग का मीनिंग है मोटा मोटी। इसका ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिट हम लोग क्यों करवाते हैं, ठीक है, क्यों किया जाता है, इंपॉर्टेंस क्या है ऑडिटिंग का, ये सब चीज हम लोग को पढ़ना है। टाइप्स ऑफ ऑडिट, आज के डेट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडिट होता है, जैसे इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, स्टेचुअरी ऑडिट, ठीक है। उसके बाद टैक्स ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ठीक, कंपनी ऑडिट, ठीक है। ये सब चीज हम लोग को यहाँ पे जीएसटी का ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, ठीक है। तो ये सब चीज के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना होगा। ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट का प्लानिंग कैसे करते हैं, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट होता है, इंटरनल चेक क्या होता है, इंटरनल ऑडिट क्या होता है, रूटीन चेकिंग क्या होता है। रूटीन चेकिंग मतलब रेगुलरली हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते रहते हैं, ना कि हमारा जब पूरा साल खत्म हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। टेस्ट चेकिंग, वॉचिंग, इम्पोर्टेंस, वॉचिंग क्या होता है, ठीक है, जो हमारा वॉचर है उसको चेक किया जाता है। वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है, एसेट का वेरिफिकेशन किया जाता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एसेट हम लोग अपने अकाउंट्स में दिखा रहे हैं वो एसेट एक्चुअल में हमारे पास है या नहीं, ठीक है। अगर है तो मतलब जितना उसका वैल्यू होना चाहिए उसी उसी वैल्यू पे इसको यहाँ पे बुक्स में दिखाया गया या कुछ अलग वैल्यू पे दिखाया गया, ठीक है। उसका वैल्यूएशन हम लोग करते हैं, ऑडिट नोटबुक, ये सब चीजें के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना होगा। सेकंड जो यूनिट है ऑडिट ऑफ कंपनीज में कंपनीज के ऑडिट के बारे में समझेंगे। कंपनीज के ऑडिट को लेके क्या प्रोविजन है कंपनीज एक्ट में, ठीक है, या तो कहाँ कहाँ पे प्रोविजन है जो कंपनीज को फॉलो करना होता है ऑडिट से रिलेटेड,
इसमें कंपनी के ऑडिटर के बारे में पढ़ना है और कौन कंपनी का ऑडिटर हो सकता है, उसका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या डिस्क्वालिफिकेशन होता है, अपॉइंटमेंट, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसका रोटेशन कैसे होता है, ऑडिटर को कैसे रिमूव किया जा सकता है, इसका रेमुनरेशन क्या होगा एक ऑडिटर का, ऑडिटर्स का क्या राइट्स होता है, ड्यूटीज होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में या कंपनी के रिस्पेक्ट में ऑडिटर्स का रिपोर्ट क्या होता है, इसमें क्या कुछ होता है, कंटेंट एंड टाइप्स, लायबिलिटीज ऑफ स्टेचुअरी ऑडिटर अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, स्टेचुअरी ऑडिटर जो है इसका क्या लायबिलिटीज है कंपनीज एक्ट के अंदर, इसमें ठीक है क्या क्या इसका लायबिलिटी फिक्स किया गया है, ये सब चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, थर्ड यूनिट जो है ये स्पेशल फीचर्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट जो होता है इसके स्पेशल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉस्ट ऑडिट जो हमारा स्टेचुअरी ऑडिट से कैसे अलग है या फिनेंशियल ऑडिट से किस तरह से अलग है, टैक्स ऑडिट क्या होता है, मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग क्या होता है, बेसिक कंसिडरेशन ऑफ ऑडिट इन और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, जब आज के डेट में हमारा क्या होता है, डेटा जो है बुक से जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मैंने रखा जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया जा रहा है, मतलब डेटा जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो इसको प्रोसेस जब किया जाता है ऑडिट में, तो उस टाइम हम लोग को क्या क्या चीज ध्यान में रखना होता है, ये सब चीज के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या किया ना, हम लोग का यूनिवर्सिटी एक मिस्टेक कर दिया, जो ऑडिटिंग का पेपर है इसका 3 यूनिट तो यहाँ पे दिया है, एक यहाँ पे इसका पेज मिसिंग है। ठीक है, 1 पेज जो है ऑडिट वाले सिलेबस से मिसिंग है। ठीक है, ऑडिट ये बीकॉम का जो सिलेबस था ना साइड, हम सारा सिलेबस कोशिश किए चेक करने का, हमको तो कहीं पे नहीं दिखा। ठीक है, तो इसका एक पेज मिसिंग है, फिर सेकंड क्या यहाँ पे मिसिंग है, फिनेंशियल मैनेजमेंट का जो सिलेबस है इसका भी फर्स्ट पेज मिसिंग है। ठीक है, ऑडिट का सेकंड पेज मिसिंग है और इसका फर्स्ट पेज। ठीक है, तो टोटल 2 पेज जो है तुम लोग के सिलेबस में मिसिंग है। इसलिए जो कोई यूनिवर्सिटी जा सकता है और कोशिश करना कि ये 2 पेज अरेंज कर लेने का, क्योंकि जब तक सिलेबस तुम लोग के पास आएगा नहीं तब तक प्रिपरेशन हो नहीं पाएगा। या तो अगर तुम लोग कहीं से कोई बुक खरीद रहा है ऑडिट का या फिनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक है, तो वहां पे तुम लोग को इसका सिलेबस मिल जाएगा। अगर कोई सिलेबस अरेंज कर पाता है तो प्लीज हमको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, क्योंकि अगर हमारे पास सिलेबस रहा ना तो फिर हम इसी के बेसिस पे तुम लोग को एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन बना के शेयर कर देंगे। ठीक है, जिसका तुम लोग को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जो हमारे वीडियो को सेमेस्टर 6 में देखा होगा उसको एक मोटा मोटी आइडिया होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ हमारा वीडियो जो तुम लोग को हेल्प किया होगा एग्जाम में, ठीक उसी तरह से सेमेस्टर 7 में भी तुम लोग को हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई सिलेबस यहाँ पे अरेंज कर पा रहा है तो एक बार प्लीज अरेंज करके हमको शेयर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग को पढ़ना होता है फिनांस को मैनेज करने के बारे में। यहाँ पे देखो फर्स्ट पेज फिर मिसिंग है। ठीक है, मिसिंग है, उसको तो अब नहीं बता सकते हैं। जो सेकंड पेज इसका यूनिट 3, 4 इसके बारे में बता दे रहे, 3, 5, 6 के बारे में। फिनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग को क्या पढ़ना होता है, फिनांस को मैनेज करना। फिनांस कहने का मतलब होता है पैसा, बिजनेस में हमारे कहाँ से पैसा आएगा। ठीक है, फिनांस जो है, फिनांस का शॉर्ट मतलब समझना पैसा। ठीक है, हमारे बिजनेस में कहाँ से पैसा आएगा, ठीक है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है, कितना कितना लगाना है, ये सब कुछ हम लोग फिनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। ठीक है, फिनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब भी हो गया फिनांस को मैनेज करना। तो फिनांस को मैनेज करने में क्या क्या चीज आएगा समझना खुद से। फिनांस को मैनेज करने का मतलब हो गया कि हमारे बिजनेस में पैसा कहाँ से आएगा, हमारे संस्था में पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ कहाँ हम लोग को जरूरत है। ठीक है, अगर पैसा आ गया तो किस किस तरह से इन्वेस्ट करना है। ठीक है, यही सब चीज तो हम लोग फिनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज हम लोग को पढ़ना होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फिनेंशियल डिसीजन के बारे में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहने का मतलब हो गया हमारे पास पैसा लाने का ढेर सारा सोर्स होता है बिजनेस में, जैसे शेयर्स इशू कर सकते हैं, प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं। तो ये जो हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज होता है बिजनेस में फिनांस को लाने का, इसी को हम लोग बोलते हैं सोर्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल कहने का मतलब यहाँ पे हो गया लॉन्ग टर्म फंड। ठीक है, अभी उसमें शेयर्स भी हमारा आता है, डिबेंचर्स वगैरह भी आता है। ये सब चीज हम लोग आगे डिटेल में जब पढ़ाएंगे तो तुम लोग को बताएंगे, या जब क्वेश्चन पेपर हम बना इसका अपलोड करेंगे उस टाइम ये सब चीज एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमारे डिफरेंट सोर्स से कैपिटल आ सकता है, सबका कॉस्ट अलग अलग होता है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या कंपोनेंट्स होता है, कंपोनेंट्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब हम लोग को कॉस्ट ऑफ कैपिटल एस्टिमेट करना होता है या कैलकुलेट करना होता है तो इसके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग को चाहिए, कंपोनेंट चाहिए,
मेथड फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अगर इक्विटी शेयर से जो हम फंड बोरो कर रहे हैं या ला रहे हैं, ठीक है, उसका कॉस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मान लो हमारे बिजनेस में 3-4 सोर्सेज से पैसा आ रहा है, कुछ इक्विटी शेयर से लेते हैं, कुछ प्रिफरेंस शेयर से लेते हैं, ठीक है, कुछ डेट से लेते हैं, तो ये सबका जो एवरेज कॉस्ट निकलता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट, ठीक है, इसी को बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। इंक्रीमेंटल मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो ये सब चीज के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। और देखो ये सारा जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। जो भी तुम लोग को अभी पेपर पढ़ना है, ऑडिट वगैरह का हो गया या ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, ये सब तुम लोग को कहाँ हेल्प करेगा सो बताते हैं। अगर कॉमर्स के लाइन में तुम लोग को रहना है, मतलब या तो तुम लोग आगे टीचिंग वाले लाइन में जाएगा, नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन करेगा, तो वहाँ पे ये सब चीज तुम लोग को पढ़ना होगा, इसलिए ये सब चीज को अच्छे से पढ़ना, नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन अगर कर रहा होगा। या तो फिर अगर तुम लोग कोई कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम अगर दे रहा होगा, तो वहाँ पे ये सब चीज तुम लोग को हेल्प करेगा, ठीक है। तो जो भी कॉमर्स का लाइन है, वहाँ पे ये सब चीज जो है तुम लोग को बहुत हेल्प करने वाला। कोई प्रोफेशनल कोर्स के प्रिपरेशन में अगर तुम लोग जाएगा, तो वहाँ पर ये सब चीज पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये सब चीज तुम लोग अच्छे से पढ़ना, ठीक है। जो कैपिटल स्ट्रक्चर का थ्योरीज वगैरह है, ये सब चीज यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। डिविडेंड डिसीजन, मतलब अगर कंपनी डिविडेंड कमा रही है कुछ अर्निंग की, तो डिविडेंड डिविडेंड मतलब क्या, प्रॉफिट का जो पोर्शन कंपनी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। समझना, मान लो कोई कंपनी, ठीक है, 2 लाख रुपए या 2 करोड़ रुपए कमाई, ठीक है, 2 करोड़ रुपए कमाई किसी साल में। अब ये क्या 2 करोड़ रुपए खुद के पास रख लेती है, या कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, कुछ अपने पास होल्ड कर सकती है। दो चीज कर सकती है, या तो अपने पास रिटेन कर ले, ठीक है, जिसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, मतलब अपने पास रख ले, शेयर होल्डर को ना दे। दूसरा, शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो जिसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। तो डिविडेंड का मतलब हो गया अर्निंग, जो कंपनी अर्न की अर्निंग का वो पोर्शन जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इसी के लिए, इसी से रिलेटेड जो डिसीजन हम लोग लेते हैं, इसको बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। मतलब कंपनी ये देखती है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में फायदा है या नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज यहाँ पे हम लोग को पढ़ना होता है। थ्योरी फॉर रिलेवेंस एंड इरिलेवेंस ऑफ डिविडेंड डिसीजन, ठीक है, फॉर कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। ये सब चीज अभी अगर तुम लोग को बताएंगे तो ऊपर ऊपर से निकल जाएगा, इसलिए बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वर्किंग कैपिटल डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मतलब समझ में आ रहा है, नेट एसेट, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस में कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए, ठीक है, कहाँ से वर्किंग कैपिटल हमारे बिजनेस में आएगा, ऑपरेटिंग एंड कैश साइकिल क्या होता है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन कैसे करते हैं कि हमारे बिजनेस में कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए, ठीक है। उसके बेसिस पे हम लोग फिर ये देखते हैं कि ये पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज यहाँ पे तुम लोग को पढ़ना होगा। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एंड कंटेम्प्रेरी इशूज इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। कॉर्पोरेट का जो रीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, मर्जर एक्विजिशन, ठीक है, ये सब चीज यहाँ पे तुम लोग को पढ़ना होगा। ये सब चीज धीरे धीरे समझ में आएगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ये सब चीज हम लोग को पढ़ना होता है। और जो हमारा इशूज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखने के लिए मिलता है, ये सब चीज हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो ये सब जो टॉपिक है तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल पेपर होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टेड पेपर है, ठीक है, इंटरेस्टिंग पेपर है, ये पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। अगर किसी को ये सब पेपर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना होगा ना, तो हमारे चैनल में एमकॉम का सेकंड सेमेस्टर का तुम लोग वीडियो देखना, ठीक है, वीवीयू का, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, ठीक है, वीवीयू एमकॉम सेकंड सेमेस्टर का तुम लोग वीडियो देखना। वहाँ पे ये सब चीज तुम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर किसी को थोड़ा बहुत सीखना होगा, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है, और वही सब क्वेश्चन भी तुम लोग को ये सब पेपर में पूछेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, ठीक है। कंप्यूटर का आज की डेट में बिजनेस में क्या एप्लीकेशन है, कैसे यूज होता है, ये सब चीज हम लोग को पढ़ना है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, क्या होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने टाइप का होता है, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, इंडियन कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है, कितना जनरेशन, कौन कौन सा जनरेशन है, कंप्यूटर लैंग्वेज, ये सब चीज यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग कंसेप्ट, यूज ऑफ टेम्पलेट, स्टाइल, ठीक है, टेम्पलेट वगैरह जो बनता है, ये सब चीज, ये सब बिजनेस में हम लोग को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज हम लोग को देखना। मेल मर्ज वगैरह के बारे में, ठीक है, हेडर एंड फुटर, पेज ब्रेक क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक, ये सब चीज यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है, जो प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए हम लोग स्लाइड्स वगैरह बनाते हैं, वो सब चीज यहाँ पे पढ़ना है। स्प्रेड शीट कैसे बनता है, इसको बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं,
फिनेंशियल डिसीजन के लिए, मैथमेटिकल स्टैटिकल डिसीजन के लिए, लॉजिकल, डेट, टाइम, लुकअप कैसे लगता है, रेफरेंस कैसे लगता है, ये सब चीज़ हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। क्रिएटिंग स्प्रेडशीट इन द फॉलोइंग एरियाज, लोन वगैरह के लिए स्प्रेडशीट कैसे बनाएंगे, लीज स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, रेशियो एनालिसिस के लिए हम लोग स्प्रेडशीट कैसे बनाएंगे, ठीक है, पेरोल स्टेटमेंट कैसे बनेगा, ये सब चीज़ हम लोग को यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये टोटल चारों पेपर का जो मेजर पेपर का सिलेबस था, इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझे। होपफुली ये सब ये वीडियो देख के कुछ ना कुछ तुम लोग को सिलेबस के बारे में आइडिया आ गया होगा। तो जो जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक जरूर कर देना, प्लस जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एग्जाम इस चैनल के थ्रू तुम लोग को ढेर सारा हेल्पफुल वीडियो मिलेगा जो तुम लोग को एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।